रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करते करते प्रोटॉन के बारे में जानते जानते क्या जान लिया था? न्यूक्लियस के बारे में। यानी रदरफोर्ड से पहले किसकी थ्योरी आई थी? गोल्डस्टीन की। गोल्डस्टीन की थ्योरी आई थी ना। थॉमसन ने बताया इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने बताया प्रोटॉन। उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस। मतलब उन्होंने क्या कहा कि थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फ्लैशबैक में जाकर, कि उन्होंने क्या कहा कि एक कंपोनेंट है जो थोड़ा मैसी है। मैसी मतलब मासी है, मतलब वजनदार है, ठीक है, जिसके पास जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो टकराकर वापस लौट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पदार्थ है वो कैसा पदार्थ है? ठोस है। अदरवाइज उसके इर्द गिर्द की जो बाउंड्री है, जैसा हमारा जे थॉमसन ने कहा कि वो वाटरमेलन है, तो वैसा नहीं है। उसके इर्द गिर्द की जो बॉडी है वो क्या है? खोखली है। अब इससे इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही है तो इलेक्ट्रॉन सीधे पास आउट हो जा रहे हैं। क्या यहां तक सबको याद है? ठीक है। लेकिन जब तक रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो रदरफोर्ड के मॉडल देते समय ही मैंने बताया ना, उस समय साइंटिस्ट का दौर था, बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग टॉपिक्स पर रिसर्च कर ही रहे थे। यानी कि साइंस की खोज चल ही रही थी। ये जितनी भी आप साइंस का आविष्कार पढ़ते हैं, इसमें से बहुत सारी थ्योरी उसी पीरियड ऑफ टाइम की है। बहुत सारी थ्योरी आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, वो भी उसी पीरियड ऑफ टाइम की। मतलब बहुत सारे प्रयास चल ही रहे थे कि तभी बोहर साहब को ये पता चल गया कि रदरफोर्ड ने इतना तो कुछ बता दिया, लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया उसमें से कुछ चीजें क्या है? फॉल्स हैं। यानी कुछ चीजों की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे। ठीक। अब जब रदरफोर्ड कर नहीं पाए थे तो यानी लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। क्या रहने वाला है? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड। यानी रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी जो वो नहीं बता पाए थे। एक एक करके आपको इनकी कमियां बताऊंगी, लेकिन इन कमियों को जानने से पहले आपकी एनसीईआरटी में छोटे छोटे 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका जिक्र मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और आज एक नया टॉपिक हम और पढ़ेंगे, दैट इज आइसोटोन्स। ठीक है? क्या क्या? आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इन तीनों के बारे में जानेंगे कि ये तीनों भी क्या होते हैं। तो शुरू किया जाए क्लास। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आइसोटोप्स। क्या? इसीलिए कटिंग करानी पड़ती है। कोई बात नहीं, रहने तो, कोई दिक्कत नहीं है। कट मत करो। आइसोटोप्स पहले पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में पहले ये चीजें पहले बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से ये अस्तित्व में आ गए थे। इन्हीं की वजह से तो कमियां पकड़ी गई। इन्हीं की वजह से कमियां पकड़ी गई। किसकी? रदरफोर्ड की। किसने पकड़ी? बोहर ने पकड़ी। क्यों पकड़ी? क्योंकि मैक्सवेल की क्लास में चला गया था बेचारा एक बार। मैक्सवेल ने तब तक एक थ्योरी दे दी थी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द वेव। बता चुके थे, वो क्वांटम थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है? उसके बाद प्लैंक भी आ गए थे, प्लैंक ने भी अपनी थ्योरी दे दी थी। तो फिजिक्स में भी बहुत सारी साइमल्टेनियसली खोज हो रही थी। और आप इलेक्ट्रॉन कहें, प्रोटॉन कहें, न्यूट्रॉन कहें, वेव कहें, है क्या वो? रेडिएशन ही तो है। और दुनिया की सारी चीज जिसे आप फील कर सकते हैं वो मैटर है। और हर मैटर एटम से बना है, और हर एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो यानी कि सब कुछ एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है, यानी आपस में सबका कनेक्शन है, संबंध है। तो जब एक थ्योरी आती थी मार्केट में तो दूसरे साइंटिस्ट खड़े हो जाते थे कुछ और लेकर के
भाई मेरा भी देखो, फिर तब तक पीछे से बोलता था मैं भी लाइन में हूं। तो ऐसी चीजें चल रही थी, इसलिए बहुत आराम से एक एक टॉपिक देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। टॉपिक इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? द एटम which have yes same atomic number but different mass number अब ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले ये जान लो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। क्या होता है ये एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी उपस्थिति कौन दर्ज कराता है? एटॉमिक नंबर, जिसे हम कहते हैं Z से। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कल मैंने ये सिंबल्स बताए थे ना क्लास में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? मास नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। हाँ, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं। यानी कि ये तो हुई थ्योरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं अपनी इसी डेफिनेशन को ऐसे कहूं कि आइसोटोप को आम बोलचाल की भाषा में अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझो कि दो सिबलिंग्स होते हैं, भाई बहन, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, कुछ भी कह सकते हो। एक ही माता पिता के दो या दो से अधिक बच्चे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। बड़ा शॉर्टकट तरीका, याद रहेगा। एक ही माता पिता के दो या दो से अधिक बच्चे क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। मैंने क्या बोला कि द एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी विच हैव, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर या विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हाँ कि ना? ऐसे एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो लेकिन बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर में कब अंतर आ जाएगा? जब उसके न्यूट्रॉन में अंतर आ जाएगा। मास नंबर में कब अंतर आ जाएगा? न्यूट्रॉन में, क्योंकि मास नंबर तभी तो अंतर करेगा ना। क्योंकि अगर मैंने दो चीजों में से एक चीज कह दी फिक्स है तो दूसरी अनफिक्स होगी, तभी तो अलग अलग होगी। तो यानी कि विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्या? न्यूट्रॉन। क्या ये बात गलत है? क्या मैं अपनी आइसोटोप्स की डेफिनेशन को ऐसे नहीं कह सकती? विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। यहां तक कोई समस्या? जिनमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग हो, ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम क्या कह देते हैं? आइसोटोप्स। कोई समस्या? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में सबने पढ़ा और हम ये लीस्ट एग्जांपल है जो बहुत बार हम लेते हैं। क्या? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यहां पर लिखना गलत होगा, यहां पर 1 ही लिखो, यहां पर 1, 2 और 3, क्योंकि एटम को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए और Z से। ये एक सिंबल नोटिफिकेशन होता है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो दैट इज, इसका क्या मतलब है कि हाइड्रोजन
जिसके पास प्रोटॉन की संख्या 1 है, लेकिन यहां पर इस केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यानी न्यूट्रॉन कितने? 0। इस केस में कितने न्यूट्रॉन? 1। और इस केस में कितने न्यूट्रॉन? 2। यानी कि एटम 1, उसके प्रोटॉन की संख्या 1 जैसी, मगर न्यूट्रॉन अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? हाइड्रोजन के अलावा और भी कितने एटम्स हैं? बहुत सारे एटम्स हैं जिनके क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ा है क्या? कार्बन 12 और 17 नहीं 14, कार्बन 12 और कार्बन 14, C12 और C14, ये दोनों होते हैं। फिर से यहां लिख रही हूं, C12 और C14 एक ही होता है। और नाइट्रोजन 14 एंड 13, ये बहुत कम केसेस में बताया जाता है, मगर ऐसा होता है। मतलब ये कोई ऐसा एलिमेंट नहीं, ये बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, लेकिन है। मजेदार की बात, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, और एक होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, दैट इज ऑक्सीजन 14। ये सभी क्या है? आइसोटोप्स हैं। पेरेंटल सेल एक है, यानी ओ दिख रहा है ना, एक ही जैसा है, यानी भाई बहन है, बहन बहन है, भाई भाई है, जो भी आप कहो, लेकिन क्या है? क्या सिबलिंग्स हैं? है क्या? आइसोटोप्स है, हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या यू कैन से हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दे आर नोन एज आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप समझ में आ गया? एकदम अच्छे से समझ में आया। क्लास 11th का न्यू वर्जन समझ में आया, क्लियर होता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार्स। क्या? आइसोबार्स। ये जो मैंने बताया, ये कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में पाया जरूर जाता है। ठीक है, इरेज कर दो। नेक्स्ट है क्या? आइसोबार्स। आइसोबार्स कौन? विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम तो बराबर आ जाए, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो। देखो, ये बड़े मजे की चीज है, बहुत आराम से समझना। अब ऐसे चीजों को आप क्या कहेंगे? ऐसी चीजों को क्या कहोगे? उन्हें तो भाई बहन कह दिया, इन्हें क्या कह सकते हैं? ऐसे याद रह जाएगा? नहीं, अच्छी बात है, याद रह जाएगा। जैसे एक ही फैमिली मेंबर्स, जैसे अगर मैं श्रीवास्तव फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर में हर कोई क्या है? श्रीवास्तव है। डजंट मैटर कि उनकी एज ग्रुप कितनी है, या वो किसके पेरेंट्स हैं, या वो क्या है, लेकिन एट द एंड जो टाइटल है दैट इज सेम। तो यहां पर भी मास नंबर उनका सेम है, यानी जो उनका वजन है वो बराबर है। फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन बराबर है कि नहीं, न्यूट्रॉन बराबर है कि नहीं, दोनों का सम बराबर आना चाहिए। मैंने ये कहा कि प्रोटॉन बराबर नहीं है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अच्छा अब न्यूट्रॉन बराबर है, नहीं। इसका बस ये मतलब है कि दोनों का सम बराबर आना चाहिए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब आप टोटल निकालोगे वो आपका इक्वल आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि हैविंग सेम मास नंबर but different, same mass number but different atomic number। यानी कि अगर आप इसे ऐसा कहें तो कैन बी different neutrons or protons but
देयर सम शुड बी इक्वल, देयर सम शुड बी इक्वल। यानी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है वो सेम हो, लेकिन उनका जो सम आएगा, जो उनका टोटल आएगा, वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। इसका कोई एग्जांपल, जैसे इस केस में आर्गन और कैल्शियम, अरे पोटेशियम, सॉरी, हाँ कैल्शियम भी ले सकते हो, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों ले सकते हो। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, 18। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, और चारों का मास नंबर कितना होता है, 40। इसका क्या मतलब है, पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। इसके पास प्रोटॉन कितने, 18। इसके पास कितने, इसके पास कितने, 20। यानी कि प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। बताओ जरा, 18 में से 40 माइनस होगा, कितना आएगा, 22, 21, 20। यहां पर ये चीज सेम हो गई, वो अलग बात है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग हैं, मगर अगर आप मास नंबर की बात कर रहे हैं तो चारों के केस में मास नंबर कितना आता है, 40। ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। नेक्स्ट वन इज, चलो यहां पर लिखती हूं, आइसोटोन्स। ये कुछ नया है। आइसोटोन्स जानते हैं पहले से, बताइए। सेम चार्जेस नहीं, वो आयंस होते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स जो होते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हैविंग डिफरेंट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, यानी कि मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है, बट क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो सेम है। अब ये एक स्पेशल केस है, यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कहां कहां हो रहा है। मोस्टली जितने आइसोटोप्स होते हैं उनके कुछ कुछ सिबलिंग्स आपस में बड़ी दोस्ती हो जाती है। तो ये वैसे कि बहुत सारे भाई बहन है, तो आपस में अगल बगल के भाई बहन है, उनके भी हमारे भी, तो अपने इस ग्रुप वालों के साथ दोस्ती हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। यहां पर मैं 3 एग्जांपल्स लेती हूँ। कैल्शियम का मैंने कार्बन का मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन 12, लेकिन इसके एटॉमिक नंबर तो 7 ही होगा। नाइट्रोजन का मैंने एग्जांपल लिया, हाँ 6, गलती से दिमाग में नाइट्रोजन चल रहा था और लिख कार्बन कर दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा, लेकिन इसका मैंने कौन सा लिया है, जिसका मास नंबर 13 होता है। एक और आइसोटोप लिया, कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कौन सा, 14, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। सभी आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहने वाला है, सभी नाइट्रोजन के आइसोटोप्स के लिए एटॉमिक नंबर 7 ही रहने वाला है, एंड सिमिलरली फॉर द कार्बन। चलो यहां पर चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, कितने हैं, 7, कितने हैं, 8। चेक करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई, 12 में से 6 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 7 8 गया 6। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली क्या है, तीनों के केस में सेम है।
क्या है, सेम है, बराबर है, ऐसे केसेस को आप कहते हैं आइसोटोन्स। क्या ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई। अब ये सब कुछ हो गया, सारी जितनी भी इस तरह की थ्योरीज थी सब कुछ आ गया। अब आए हमारे कौन, नील बोहर। नील बोहर ने ये बताया कि रदरफोर्ड के मॉडल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यानी कौन कौन से ऐसे दायरे हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो रदरफोर्ड अपने मॉडल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन थ्योरीज को करेक्ट करके बोर ने जो थ्योरी दी उसको कहा गया क्या, बोर एटॉमिक या बोर मॉडल ऑफ एटम या बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, जो भी आप कहना चाहें, यानी उनके एटॉमिक उनका बोर्स एटॉमिक मॉडल, उनकी थ्योरी दी गई। उन्होंने अपनी थ्योरी में मेरे ख्याल से अभी तक जब तक भी आप पढ़ रहे हो, जहां तक भी अभी आपने पढ़ा, क्योंकि अभी इसके आगे भी लोग आएंगे, तो यहां तक की जो थ्योरी है, ये बोर की जो थ्योरी थी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100% करेक्ट। ठीक है, पूरी तो नहीं, कुछ एक दो चीज वो भी नहीं बता पाए थे, लेकिन मैक्सिमम चीजें उन्होंने बता ली थी। और जितनी भी थ्योरी आपने पढ़ी अभी तक, सबसे एक्यूरेट थ्योरी किसकी मानी गई, बोर मॉडल। इसीलिए बोर मॉडल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं। बोर मॉडल से बहुत सारे आते हैं, बहुत लोग इसे बोहर भी पढ़ते हैं, बट देयर इज एच विच इज साइलेंस, BOHR, तो एच यहां पर साइलेंस है, तो आप एच को नहीं प्रोनाउंस करना। तो इनका जो मॉडल था, इन्होंने अपने मॉडल में लगभग सारे पॉइंट्स को कवर किया कि किस तरह से जो जो जवाब हमारे रदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, उन जवाबों को भी दिया, और भी उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, क्योंकि उसके पहले आ चुके थे कौन, मैक्सवेल। कौन आ चुके थे, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की थ्योरी, दैट इज क्वांटम थ्योरी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, लोग जान रहे थे, पढ़ रहे थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी चीजें प्रूव करके दिखाई थी। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस, फिर हम पढ़ेंगे क्या, ये मैक्सवेल की कुछ थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो हमें अपने बोर मॉडल को जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अगर जब वो जान जाओगे कि किस थ्योरी के बेसिस पर, किस नॉलेज के बेसिस पर बोर ने रदरफोर्ड को चैलेंज किया, चैलेंज ही ना किया आखिर कि भाई तुम्हारी थ्योरी गलत है, तो गलत प्रूव करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके दिखाया कि यू आर रॉन्ग। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले मैक्सवेल तक पहुंचना पड़ेगा। डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस। देखिएगा, बहुत आराम से इस थ्योरी को समझिएगा। रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, क्या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। किसकी बात हो रही है, एटम की स्टेबिलिटी की। याद करो, जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया था, तो रदरफोर्ड साहब ने यह कहा था कि यहां पर तो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ऐसा ही बताया था उन्होंने कि मतलब कोई चीज है जो इसके चारों ओर चक्कर काट रही है, और कोई बीच में है जो मैसी है, बहुत ज्यादा वजनदार है, जिस पर कोई चीज टकरा कर लौट आ सकती है, और सारा का सारा वजन इस न्यूक्लियस पर है। ये बात तो उनकी सही थी, लेकिन उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, याद करो कि उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनका जो न्यूक्लियस था वो बहुत ज्यादा मासी था, बहुत ज्यादा वजनदार था, और यहां पर क्या है, प्रोटॉन्स। कौन है इस न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स। मेरा न्यूक्लियस थोड़ा सा छोटा है, तो चलो न्यूक्लियस की साइज बड़ी कर देते हैं, प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर कर दो भाई, ठीक है, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे कि प्रोटॉन तो बाहर आ गया न्यूक्लियस से, मैडम ने नई इन्वेंशन कर दी। तो नॉट लाइक दैट, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब रदरफोर्ड ने ये तो नहीं बताया कि क्या इस सर्कुलर ऑर्बिट पर, इस जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, क्या यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पर चक्कर काटते हैं।
क्या ये बात इन्होंने बताई थी? क्या हमने ऐसा पढ़ा था? बताओ, ऐसा पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। ऐसी तो थ्योरी नहीं दी थी ना रदरफोर्ड ने। उन्होंने बस कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स उस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है ना आदित्य? नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? तुम्हें याद रखो, ये एडिट कर दूंगी, चिंता मत करो, ठीक है? नहीं, तुम लोग जब रिएक्शन नहीं देते ना तो मुझे लगता है समझ ही नहीं आ रहा है। भाई रिएक्शन देते रहो, ठीक है? तो ठीक है, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं बताया था कि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दो घूम रहे हैं, कि सारे घूम रहे हैं। तो अगर सारे घूम रहे हैं तो क्या सबका एनर्जी लेवल सेम है? अगर सारे घूम रहे हैं तो क्या सबका एनर्जी लेवल सेम है? और अभी एनर्जी लेवल की तो बात ही मत करो, अभी तो बात ये करो कि तब तक मार्केट में मैक्सवेल साहब की थ्योरी आ गई थी और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने थ्योरी जो प्रपोज की थी दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ, ये वहां चला गया मेरा, ठीक है? यानी इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ड्यूरिंग द क्या, जब आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं किस चीज का, ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन हो रहा है। मान लो चलो यहां पर मान लेते हैं, मान लो कि यहां पर कोई, चलो इसी के बगल मान लो कि यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल है दैट इज प्लस, उसके पास कैसा चार्ज है? प्लस। अब उसके इर्द गिर्द जो दूसरे चार्ज घूम रहे हैं, दूसरे जो चार्ज घूम रहे हैं वो चार्ज या पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। मैंने मान लो ले लिया Q माइनस। तो उन्होंने ये कहा कि इट क्या करेंगे, ये लूजेस द एनर्जी एंड स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जैसे जैसे चक्कर लगाते हैं वैसे वैसे ये एक एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी जैसे जैसे ये घूम रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर से क्या निकल रही है? एक एनर्जी निकल रही है। किसके अंदर से? चाहे तुम उसे Q माइनस कह दो, चाहे तुम उसे इलेक्ट्रॉन माइनस कह दो, चॉइस इज योर्स। उसके अंदर से क्या निकलेगी? एनर्जी। अगर वो चार्ज पार्टिकल है तो प्रोटॉन भी क्या है? चार्ज है, प्लस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है? माइनस का चार्ज है। यानी कि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये घूम रहा है तो इसमें से एक स्पीड निकल रही है, और अगर ये एनर्जी निकल रही है तो ये एनर्जी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो कर दे रही है और अल्टीमेटली इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जा रहा है। तो ये शेप ऐसा थोड़ी होगा, यानी ये तो गलत हो गया। तो उसकी शेप होगी कैसी? उसकी शेप होगी कुछ इस तरह से कि मान लो यहाँ पर प्रोटॉन है और इसके इर्द गिर्द वो आपने कछुआ छाप अगरबत्ती देखी है, कैसे होती है वो? ऐसी होती है? थोड़ा डार्क डार्क बनाऊं क्या? दिख रहा है? हाँ क्या हो? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, क्या बनाई हूँ देखो, फिर से बनाते भाई, यही तो एनर्जी अभी डिस्कार्ड हो जाएगी। चलो इतना देर लिया मैंने तब ये सूखा है। चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये थ्योरी मैक्सवेल ने प्रपोज की थी। इन्होंने ये कहा, क्या कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर बीच में चार्ज मान लो प्लस है और उसके अराउंड जो रिवॉल्व हो रहा है वो माइनस चार्ज है, तो वो चार्ज जो होगा जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे वो क्या होगा? अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके अंदर आकर ऐसे बूम गिर जाएगा। तो ये ऐसा थ्योरी तो मतलब ऐसा इसका शेप तो बनेगा नहीं, यानी ये थ्योरी क्या हो गई? गलत। अब ये कैसा बनेगा? सभी को वो याद है? अभी मैंने 1 मिनट पहले बताया था कछुआ छाप, जो मॉस्किटो ऑयल हम जलाते हैं घर में, कैसा होता है वो? कुछ ऐसा होता है। तो हमारे एनर्जी शेल्स भी ऐसे ही होते हैं, यानी कि ये जैसे जैसे अपना एनर्जी लेवल रिलीज कर रहा है वैसे वैसे ये कहां आता जा रहा है? अंदर की तरफ। कहां आता जा रहा है? अंदर की तरफ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अंदर आकर क्या हो जाएगा? इस न्यूक्लियस में
डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर मिल जाएगा। अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड सर, हमें आपने जो थ्योरी दी, जो आपने कहा, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दीजिए, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो अगर दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और एक चार्ज पार्टिकल दूसरे के अराउंड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर काट रहा है, तो वो उसकी ऑर्बिट में आकर के मिल जाएगा, यानी आकर के खत्म हो जाएगा। तो वो रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और ये थ्योरी जो दी थी मैक्सवेल ने इस थ्योरी को क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके दिखाया था। क्या दिखाया था कि किस तरह से दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे, अगर ऑर्बिट में घूम रहा है कोई किसी की, तो किस तरह से अंदर सेंटर पर आकर के वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मान लो आप ढेर सारा खाना खा करके आए हो, 1.5 दिन का नहीं 4 दिन का खाना एक साथ खा करके आए हो, और आपसे कहा जाए एक सर्कुलर पाथ है, इसके अगल बगल चक्कर लगाओ, तो जब तक तो जोश है, जब तक तो शरीर में एनर्जी है, तब तक तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि एनर्जी कम होते 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 और आप धड़ाम कर जाओगे। तो वो तो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, वो आराम थोड़ी कर रहा है, जाके सो थोड़ी जा रहा है, आराम तो नहीं कर रहा है ना, कंटिन्यूअसली मूविंग हो रही है। तो बात यही आ गई कि भाई जब कोई चार्ज कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो वो आकर के न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है? और अगर गिर जाएगा तो एटम खत्म, एटम का अस्तित्व खत्म। ऐसा हो तो नहीं रहा। इसका क्या मतलब, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जरूर अलग अलग एनर्जी लेवल पर घूम रहे हैं, तभी तो नहीं गिर रहे न्यूक्लियस में। हाँ, अगर वो इनकी तरह घूमेंगे तो गिर जाएंगे, और इकट्ठा घूमेंगे तो भी आकर के, तो फिर उसको प्रूव करके दिखाओ। यानी कि लोगों ने दिमाग लगाया, और ये चीज प्रूव किसने की थी? बोर ने, नील बोर ने ये आगे बताया, जो हम अभी नील बोर की थ्योरी में पढ़ेंगे। तो पहली लिमिटेशन सबको समझ में आई। अब आती है बारी दूसरी लिमिटेशन की। अब फिर इसको मिटाओ। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैंने अभी बताया कि जब देखा गया कि मैक्सवेल की थ्योरी पर इलेक्ट्रॉन को अगर पुट किया जाए तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर न्यूक्लियस है और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐसा डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि अलग अलग, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे, तो ये देखा गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सेल थी, जो एक कह दो एनर्जी लेवल था अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, वो अलग अलग एनर्जी लेवल में घूमते थे। ये बात कौन नहीं बता पाया था? ये बात नहीं बता पाए थे रदरफोर्ड। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी बोर मॉडल से हमें ये पता चला था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन या अनेबल टू एक्सप्लेन क्या लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा गिवन बाय द एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट ये देता है। अगर आप किसी भी एटम पर सफेद लाइट डालेंगे तो वो 7 रंगों में विभाजित होगी। याद करो, जब मैं इस चैप्टर की जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था गोल्ड का, आपके घर में रखे बर्तनों का, याद है? तो यानी कि लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा ये आप क्लास 10 में पढ़ चुके हो क्या, कि किसी भी चीज पर जब आप व्हाइट लाइट डालते हो तो व्हाइट लाइट क्या होती है? भाई बेइज्जती कराएगा क्या? 2 मिनट चल जा। जब आप व्हाइट लाइट डालते हो तो व्हाइट लाइट क्या होती है? 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। 1 2 3 4 5 6 एक और 7, दैट इज विबग्योर। ये होती है 7 रंगों में विभाजित होती है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विबग्योर, यानी कि सप्तरंगी, जो भी आप कह सके। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, जो मैं बोली इंद्रधनुष। इंद्रधनुष तो आसमान में, रेनबो को कहते हैं।
ठीक है। तो 7 कलर्स स्पेक्ट्रम में ये लाइट स्प्लिट होती है, किसी भी एटम के लिए ऐसा होता है। तो ये थ्योरी हमारे रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो इन थ्योरी के साथ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के साथ कौन आए? बोर, क्योंकि इन्होंने मैक्सवेल की क्लास अटेंड कर ली थी, मैक्सवेल ने थ्योरी दे दी थी, चर्चा हो चुकी थी, मार्केट में थ्योरी आ चुकी थी। तो वो ये बोर मॉडल पढ़ने से पहले आपके लिए जानना क्या जरूरी है कि मैक्सवेल की थ्योरी बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको पहले वेव नेचर पता होना चाहिए, यानी कि वेव का नेचर कैसा होता है, किन पैरामीटर्स पर वो वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या चीज है, कैसे काम करती है। जब ये समझ जाओगे तो बोर मॉडल को समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।